वेलकम टू आई साइंस। आज हम लोग वेव ऑप्टिक्स का लास्ट लेक्चर मैं आपके सामने लेके आया हूँ। आज जो हमारा है, आज हम लोग का वेव ऑप्टिक्स का चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा और ये है लेक्चर नंबर 8। तो आज का जो टॉपिक है, जो लास्ट टॉपिक है इस चैप्टर का, उस टॉपिक का नाम है रिजॉल्विंग पावर। रिजॉल्विंग पावर किसके लिए? रिजॉल्विंग पावर ऑप्टिक्स में जब बात करते हैं, इट इज रिजॉल्विंग पावर ऑफ एन ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट। ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट कौन है? एक ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट तो हमारा आंख ही है, आई में आप जानते हो लेंस होता है, तो वो एक ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट है। आपका माइक्रोस्कोप एक ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट है, आपका टेलीस्कोप एक ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट है। तो ये सब ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स हैं। इसका रिजॉल्विंग पावर समझना है। अब रिजॉल्विंग पावर तो टेक्निकल वर्ड है, इसको अगर सिंपल भाषा में समझाएं तो देखिए कैसा होगा, जो आपके टेक्स्ट में भी दिया हुआ है कि आप दो फिंगर ऐसा सामने रखिए, किसी को बोलिए कि आपके सामने ऐसा दो फिंगर विक्ट्री साइन दिखाए, तो आपको दो फिंगर अलग अलग दिखेगी। अब उस इंसान को बोलिए कि वो दूर जाए, विक्ट्री साइन रखे लेकिन दूर जाए। जैसे जैसे दूर जाएगा, स्टार्टिंग में तो आपको दोनों उंगलियां अलग अलग दिखेंगी, लेकिन जैसे जैसे वो दूर जाएगा ना, तो एक डिस्टेंस होगा, उसके बाद आपको ये दो उंगलियां अलग अलग नहीं दिखेंगी। आपको लगेगा कि वो दोनों है ना मर्ज हो गई है, मर्ज, उसको ब्लर बोलते हैं, ब्लर। अब मैं अपना ही वीडियो का एग्जांपल दे दूं कि जो मेरे जो वीडियोस होते हैं ना, उसमें ऐसा है, मैंने भी देखा है कि मेरे जो छोटे छोटे वर्ड्स हैं ना, वो ब्लर हैं, क्लियर नहीं होंगे, शायद आपको ऐसा महसूस होता होगा। यही है, इसी को हम लोग रिजॉल्विंग पावर बोलते हैं। अगर वो वर्ड्स, अगर जो लेटर्स को अलग अलग कोई इंस्ट्रूमेंट दिखा सके, जो भी ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट, जैसे भी मेरा मोबाइल कैमरा है, उसका शायद उतना पावरफुल नहीं है कि वो अलग अलग दिखा सके, तो वो मर्ज हो जाते ना जब लेटर, तो हम बोलते हैं भाई ब्लर हो गया है, इसका क्वालिटी अच्छा नहीं है। और अगर वही अलग अलग, जिसको हम लोग मेगापिक्सल में ही बोल सकते हैं, हम लोग कैमरा में यूज करते हैं मेगापिक्सल, तो अगर वो छोटी छोटी चीजों को अलग हम देख सके ना, तो हम बोलते हैं कि भाई हाँ रिजॉल्व, अच्छा रिजॉल्विंग है। अगर वही मर्ज हो जाती है ना, तो उसको हम बोलते हैं भाई दिख नहीं रहा, ब्लर है, दैट इज कॉल्ड एज नॉट रिजॉल्व। तो रिजॉल्विंग पावर का मतलब है किसी भी ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट का पावर, एबिलिटी, किसी भी ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट की एबिलिटी टू डिस्टिंग्विश, तो अलग अलग ऑब्जेक्ट को दो अलग अलग दिखा सके। अगर वो इंस्ट्रूमेंट दो अलग अलग ऑब्जेक्ट को दिखा सकता है अलग अलग, तो कहा जाता है कि उसका वो रिजॉल्विंग पावर है। सबका अपना अपना है। आंख का हमारा सबसे कम है। देखिए माइक्रोस्कोप, टेलीस्कोप, और अगर हम लोग ये दो तीन चीज पढ़ेंगे, तो अगर हम माइक्रोस्कोप, टेलीस्कोप और आंख के बारे में बात करें, तो सबसे कम रिजॉल्विंग पावर आंख है। क्यों? क्योंकि आंख आपको सिर्फ बड़ा बड़ा चीज ही दिखा सकता है। अब आप बोलेंगे कि ओनियन सेल देखो, देख सकते क्या? सेल नहीं देख सकते। आप अगर बोला जाए स्टार्स देखो, ठीक से नहीं देख सकते, क्योंकि हमारी आंख की रिजॉल्विंग पावर उतनी नहीं है। उसके लिए फिर इंस्ट्रूमेंट्स हैं रिजॉल्विंग पावर करने के लिए, जैसे मैंने अभी आपको बोला माइक्रोस्कोप है और आपका टेलीस्कोप है। तो रिजॉल्विंग पावर वापस बताता हूँ कि वो जो इंस्ट्रूमेंट की एबिलिटी कि दो चीज़ों को अलग दिखाए। अब इसमें दो चीज़ क्या होती है, हम लोग को ओनियन सेल या कोई सेल जो हम लोग माइक्रोस्कोप में देखते हैं, वो हम लोग बिना माइक्रोस्कोप के क्यों देख सकते हैं? क्योंकि वो जो दो ऑब्जेक्ट है ना, जो अलग अलग हमको नहीं दिख रहा है, वो एक्चुअली इतना पास है कि हमारी आंख की जो लेंस है वो उसको सेपरेट नहीं कर पाती है, रिजॉल्व नहीं कर पाती है, ठीक है ना। तो उसके लिए अच्छा हाई पावर, जिसको बोलते हैं माइक्रोस्कोप, मतलब माइक्रोस्कोप का रिजॉल्विंग पावर ज़्यादा है। रिजॉल्विंग पावर ज़्यादा मतलब कम डिस्टेंस में भी उसको वो अलग दिखा सकती है। अभी माइक्रोस्कोप भी पता है, जो लेबोरेटरी का माइक्रोस्कोप है वो आपको शायद सेल्स दिखा दे, वायरस नहीं दिखा सकता। अगर आपको वायरस का स्ट्रक्चर पढ़ना है, डीएनए पढ़ना है, तो आपके लिए लगता है इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। मतलब जो चीज नॉर्मल लेबोरेटरी का माइक्रोस्कोप नहीं दिखा सकता, उसके लिए इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप है। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप क्या करता है? वो जो माइक्रोस्कोप, जो मतलब यू कैन इमेजिन 10 नैनोमीटर, 10 नैनोमीटर, अगर दो ऑब्जेक्ट के बीच में इससे भी कम डिस्टेंस, कैन यू इमेजिन 10 नैनोमीटर का मतलब हो गया 10⁻⁻⁸ मीटर। इतने कम डिस्टेंस का भी जो चीजें हैं उसको अलग दिखाना, वो नॉर्मल माइक्रोस्कोप के बस की बात नहीं है। वो कौन दिखाता है? वो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। मतलब उसकी रिजॉल्विंग पावर, देखिए मैं बार बार वो रिजॉल्विंग पावर पे स्ट्रेस कर रहा हूँ, यही मतलब है। रिजॉल्विंग पावर उसकी ताकत, उसकी एबिलिटी कि दो एकदम पास चीजों को अलग दिखाना।
कितनी पास हो, जितनी पास होती जाएंगी उतना रिजॉल्विंग पावर बढ़ता जाएगा। इसलिए आपका जो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप है उसका रिजॉल्विंग पावर आपके नॉर्मल माइक्रोस्कोप से ज़्यादा है, क्योंकि वो दिखा पाता है जो नॉर्मल माइक्रोस्कोप नहीं दिखा पाता, क्योंकि वो डिस्टेंस इतना कम है, लेस देन 10 नैनोमीटर। उतने कम डिस्टेंस पे भी दो अगर ऑब्जेक्ट है उसको भी अलग दिखा सकता है इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। अब आप क्वेश्चन आप पूछ सकते क्या हम लोग सर इसी हिसाब से तो फिर क्या हम लोग एटम इलेक्ट्रॉन देख पाए क्या? नहीं, हम लोग नहीं देख पाए। आप जानते हैं क्यों हम लोग इसलिए देख पाए? क्योंकि वहां का डिस्टेंस तो भाई इससे भी कम है, 10⁻⁻15 से लेके 10⁻⁻12 मीटर है, फेम्टोमीटर और पिकोमीटर है। अभी तक ऐसा इंस्ट्रूमेंट हमने बनाया नहीं है, तो हम लोग इधर तक तो पहुंच नहीं पाए, हम लोग यहाँ तक पहुंचे हैं रिजॉल्विंग। पता है रिजॉल्विंग, हम लोग उतना इतना हाई रिजॉल्विंग पावर नहीं पहुंचे हैं कि हमको इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन अलग करके कोई दिखा दे कोई इंस्ट्रूमेंट, ऐसा अभी तक आया नहीं है। हाँ, जैसे मैंने कहा इतने डिस्टेंस पे इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप है जो हमको दिखा सकता है। तो आपको समझ में आ गया रिजॉल्विंग पावर ऑफ एन ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट का मतलब। अभी ये जो रिजॉल्विंग पावर मैथमेटिकली हम सॉल्व करते हैं, इट इज द रेसिप्रोकल ऑफ लिमिट ऑफ रेजोल्यूशन। व्हाट इज लिमिट ऑफ रेजोल्यूशन? लिमिट ऑफ रेजोल्यूशन मतलब कम से कम कितना डिस्टेंस होना चाहिए। अभी मेरी आंख को कोई चीज दूर से देखनी है तो कम से कम कितना डिस्टेंस होना चाहिए कि मुझे वो अलग अलग दिखे। माइक्रोस्कोप में मुझे सेल देखना है, कम से कम कितना डिस्टेंस होना चाहिए कि मुझे वो अलग अलग दिखे। टेलीस्कोप में मुझे दो स्टार्स देखने या दो प्लैनेट दिखने, उनके बीच में कितना डिस्टेंस होना चाहिए कि मुझे वो क्लियरली दिखे। तो जो मिनिमम डिस्टेंस है, जो मिनिमम सेपरेशन होना चाहिए दो ऑब्जेक्ट के बीच में, वो लीनियर सेपरेशन या एंगुलर। अभी जैसे माइक्रोस्कोप में आप दो चीज देख रहे हैं तो उनके बीच में जो डिस्टेंस होगा वो लेंथ वाइज होगा, लेकिन जब आप टेलीस्कोप से कोई चीज देख रहे हैं तो वो लेंथ वाइज तो नहीं होगा, तो एंगल बनेगा ना, दोनों दूर से बनाएंगे तो एंगल बनाएंगे, तो उनके बीच में सेपरेशन एंगुलर सेपरेशन होगा वो दो ऑब्जेक्ट के बीच में, सेलेशियल ऑब्जेक्ट्स में। लेकिन वही जब हम माइक्रोस्कोप की बात करेंगे तो वो दो ऑब्जेक्ट के बीच का जो डिस्टेंस होगा वो लीनियर डिस्टेंस होगा। तो ये जो सेपरेशन है वो लेंथ में भी सेपरेट हो सकता है दो ऑब्जेक्ट के बीच में, या फिर एंगुलर सेपरेशन हो सकता है जैसे दो सेलेशियल बॉडी। तो कम से कम कितना डिस्टेंस होना चाहिए जिससे कि हम उसको क्लियरली देख सकें, उस मिनिमम डिस्टेंस को या मिनिमम सेपरेशन को हम लोग बोलते हैं लिमिट ऑफ रेजोल्यूशन। माइक्रोस्कोप में उसको हम लोग स्मॉल a से डिनोट करते हैं और टेलीस्कोप में उसको हम थीटा से डिनोट करते हैं। हमारा लिमिट ऑफ रेजोल्यूशन जो है ना, माइक्रोस्कोप में लेंथ है ना, तो उसको a से डिनोट किया जाता है, और टेलीस्कोप में वो एंगुलर है तो थीटा से डिनोट किया जाता है। और इसका जो रेसिप्रोकल है मतलब 1/a, इसमें अगर आप 1/a लिखेंगे ना तो उसको बोलेंगे रिजॉल्विंग पावर ऑफ माइक्रोस्कोप, और इसको 1/θ लिखेंगे ना तो यहाँ पे आप बोलेंगे रिजॉल्विंग पावर ऑफ टेलीस्कोप। तो रिजॉल्विंग पावर जो होता है लिमिट ऑफ रेजोल्यूशन का रेसिप्रोकल होता है। ये चीज मैंने यहाँ लिखी है। अब रिजॉल्विंग पावर किस पे डिपेंड करता है भाई? कौन सी लाइट, वेवलेंथ, बहुत इंपॉर्टेंट है वेवलेंथ। वेवलेंथ क्या है लाइट की, उस पर डिपेंड हम देखेंगे अभी। और दूसरा आपका जो लेंस है ना, जैसे यहाँ पे लेंस है, ऑब्जेक्टिव यहाँ पे लेंस है, आंख का भी लेंस है, तो उस लेंस का एपर्चर उस पर भी डिपेंड करता है, साइज होती है एपर्चर। ये दो इंपॉर्टेंट फैक्टर या बोल सकते हैं प्रॉपर्टी पे डिपेंड करता है आपका रिजॉल्विंग पावर ऑफ एन ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट। तो अभी तक मैंने क्या किया, मैंने आपको टॉपिक इंट्रोड्यूस किया हुआ है, मैंने आपको समझाने की कोशिश की है कि रिजॉल्विंग पावर क्या होता है, मैंने आपको समझाने की कोशिश की है कि रिजॉल्विंग पावर किस पे डिपेंड करता है, और मैथमेटिकली वो किस पे डिपेंड है, लिमिट ऑफ रेजोल्यूशन पे, क्योंकि वो उसका रेसिप्रोकल है। लिमिट ऑफ रेजोल्यूशन का रेसिप्रोकल जो है वो है रिजॉल्विंग पावर। और आज आपके सामने एग्जाम्पल भी लाइव, शायद आपको ये सब बहुत सारी चीजें ब्लर दिख रही होंगी, एकदम क्लियर नहीं दिख रही होंगी, तो मतलब रिजॉल्विंग पावर मेरे फोन कैमरा का कम है। अच्छा होता आईफोन होता या कोई आपका 4K होता, कैमरा होता, तो रिजॉल्विंग पावर अच्छा हो जाता है, रेजोल्यूशन अच्छा होता है उसका, तो आपको चीजें अलग अलग। यही मतलब है रिजॉल्विंग पावर का, जो मैं आपको इंट्रोड्यूस करा। आगे बढ़ते हैं। अभी इस रिजॉल्विंग पावर को एक्सप्लेनेशन कि भाई ये जो ब्लर होता है ना, और जब अच्छा दिखता है इंस्ट्रूमेंट से, उसके पीछे का कारण क्या है, इसको स्टडी किया साइंटिस्ट बाय द नेम
रेले, इसको रेले ने स्टडी किया और रेले ने क्या पता किया कि ये जो हमको चीजें ब्लर दिखती हैं या एकदम क्लियर, अभी आप देखेंगे अगर आपने कभी माइक्रोस्कोप यूज किया, आप घुमाएंगे ना नॉब को, ब्लर होगा, थोड़ा और घुमाएंगे तो थोड़ा एकदम क्लियर हो जाएगा अचानक। तो रेले ने स्टडी किया कि क्या इसके पीछे कारण है कि ब्लर हो रहा है या ठीक हो रहा है, इसके पीछे कारण उसने जानने की कोशिश की। और पता उसको क्या पता चला? उसको पता चला इसके पीछे कारण है डिफ्रैक्शन, इसके पीछे का कारण है डिफ्रैक्शन। डिफ्रैक्शन तो अभी जस्ट लास्ट वीडियो पढ़ा हमने, डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। जो एपर्चर से लाइट पास होती है तो वो मूव करती है इन द शैडो रीजन, जो शैडो रीजन में मूव करके जाती है स्क्रीन पे, उसी को डिफ्रैक्शन बोलते हैं। और हमने पूरा फ्रॉनहोफर डिफ्रैक्शन अच्छी तरह उसको एक्सप्लेन किया, समझा भी है लास्ट वीडियो में। तो रेले ने पता किया कि भाई इसके पीछे का कारण डिफ्रैक्शन है। अब मैं आपको वो समझा रहा हूँ जो रेले ने इसको समझा है, ध्यान से सुनिएगा। अब रेले ने क्या बोला भाई, देखिए डिफ्रैक्शन का ग्राफ कैसा होता है, ये आपका सेंट्रल ब्राइट बैंड होता है, यहाँ पे आपका ऐसे, ये मैंने आपको लास्ट टाइम वीडियो में आप देख सकते हैं, ये मैंने आपको ग्राफ बताया। ये डिफ्रैक्शन पैटर्न है, ये सेंट्रल है और इंटेंसिटी कम होती जाती है, ये कम होती है। ये एक ऑब्जेक्ट का है, ऐसे दूसरे ये दो ऑब्जेक्ट है तो दो ऑब्जेक्ट का होगा डिफ्रैक्शन पैटर्न। अब ये जब डिफ्रैक्शन पैटर्न मिल जाते हैं ना दोनों, क्योंकि जब आप ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट से देख रहे हैं तो लाइट जो आ रही है, जैसे आपकी आंख में से पास हो रही है या फिर आपके माइक्रोस्कोप से पास हो रही है, आपके टेलीस्कोप से पास हो रही है, तो उसमें डिफ्रैक्शन होगा। अब वो जो डिफ्रैक्शन होगा वो जब वो स्क्रीन पे पहुंचेगा, आंख मतलब स्क्रीन क्या है, रेटिना। टेलीस्कोप या माइक्रोस्कोप का स्क्रीन कौन है, आईपीस, वो आपका स्क्रीन है। वहां पे जब लाइट पहुंचती है तो वहां डिफ्रैक्शन पैटर्न बनते हैं उस जगह पे। अब डिफ्रैक्शन पैटर्न कैसा बनेगा उसके हिसाब से या तो आपको चीज ब्लर दिखेगी या तो आपको चीज अलग अलग क्लियर दिखेगी। उसको रेले ने एक्सप्लेन किया, रेलेस क्राइटेरिया। देखिए क्या है, यहाँ पे वो चीज एक्सप्लेन है क्या है। यहाँ पहले मैं आपको बताता हूँ कब आपको क्लियर दिख रहा है। ये जो मैंने ब्लैक में दिखाया है वो एक ऑब्जेक्ट का डिफ्रैक्शन पैटर्न है, और जो ब्लू में दिखा है वो दूसरे ऑब्जेक्ट का डिफ्रैक्शन पैटर्न है। रेले का कहना ये है कि जैसे ब्लैक है, ब्लैक का जो सेंट्रल ब्राइट है ना, उसका सेंट्रल ब्राइट इंटेंसिटी वो दूसरे वाले के फर्स्ट मिनिमम, ध्यान देखिए ये ब्लू का सेंट्रल ब्राइट है और ये उसका फर्स्ट, इसके बाद देखिए ये फर्स्ट मिनिमम है और ये फर्स्ट मिनिमम है ना, तो एक का सेंट्रल ब्राइट और दूसरे का फर्स्ट मिनिमम एक के ऊपर एक आ जाने चाहिए। ब्लैक का ब्राइट और ब्लू का फर्स्ट मिनिमम एक के ऊपर एक है, और देखिए ब्लू का ब्राइट और ब्लैक का फर्स्ट मिनिमम वो एक के ऊपर एक अलाइन हो गया। जब ऐसा कंडीशन हो जाता है ना डिफ्रैक्शन पैटर्न में दो ऑब्जेक्ट्स का, तब आपको वो जस्ट रिजॉल्व होते हुए, मतलब अलग अलग होते हुए दिखेगा। और अगर इनके बीच का डिस्टेंस एकदम कम है, अब यहाँ देखिए मैंने दो गोल अलग अलग दिखा है, यहाँ पे मैंने क्या कर दिया उसको ब्लर, इसको समझिएगा ब्लर है। क्यों ब्लर है कि दोनों का जो मैक्सिमम है ना दोनों ऑब्जेक्ट का वो इतना पास हो गया कि ये कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हो रहा है, तो चीज आपको ब्लर दिखेगी। और अगर ऐसा कंडीशन, वापस बता रहा हूं, जस्ट रिजॉल्व में कंडीशन में है एक का सेंट्रल ब्राइट और दूसरे का फर्स्ट मिनिमम एक के ऊपर एक बैठ जाना चाहिए, वो घुमाने से हम यही करते हैं। हाँ, और अगर ये डिस्टेंस और बढ़ा, थोड़ा और बढ़ गया तो वेल रिजॉल्व हो जाएगा और अच्छा क्लियर दिखेगा आपको। वो चीज का इंपॉर्टेंस उतना नहीं, हमारा इंपॉर्टेंस इसी पे जस्ट रिजॉल्व, क्योंकि एक बार जस्ट रिजॉल्व हो गया फिर अच्छा कितना है उसका हमको कोई मतलब नहीं ना। एक बार हमको चीजें अलग अलग दिख गई, अब कितनी अच्छी दिखती है उसमें उतना इंटरेस्ट नहीं है अपने को जानना है कि जस्ट अलग अलग दिखती है उस समय का क्या कंडीशन है। उस समय का कंडीशन है एक का सेंट्रल ब्राइट डिफ्रैक्शन का और दूसरे का फर्स्ट मिनिमम, याद रखिए फर्स्ट मिनिमम वो बैठना चाहिए एक के ऊपर एक, तो हो जाएगा जस्ट रिजॉल्व। ये क्राइटेरिया बताया था किसने हमको, रेले ने। तो रिमेंबर ये कंडीशन अगर आपको मिल जाएगी ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट पे, वो जो भी दो ऑब्जेक्ट है, तो क्या फिर तो आपको दोनों चीज अलग अलग दिखेगी। तो अगर आंख हमारा वो सेल ओनियन सेल नहीं देख पाता है, क्योंकि ये कंडीशन आंख का लेंस नहीं कर पाता, वो जो आई लाइट आती है उधर से हमारे आंख से लेंस से पास होकर रेटिना पे गिरती है, वो ये नहीं कर पाता, इसलिए नहीं हो पाता। जो कर लेगा वो देख सकते हैं, जो नहीं कर पाता इंस्ट्रूमेंट उससे आप नहीं देख सकते, ऐसा है। तो सिंपल माइक्रोस्कोप आपको ओनियन सेल दिखा सकता है, लेकिन आपको वायरस का सेल नहीं दिखा सकता, उसके लिए आपको इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप चाहिए, क्योंकि इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप एक कंडीशन ला सकता है वायरस के लिए, डीएनए के लिए, ऐसा है। तो आई होप आपको समझ में आया कि क्या है
बिहाइंड द वर्किंग, मतलब जो रेजोल्यूशन होता है अच्छा सा अलग अलग, उसके पीछे का कारण क्या है या किस वजह से वो होता है, वो ये है। ठीक है, तो आज हम लोग को दो इंस्ट्रूमेंट देखने हैं, उन दो इंस्ट्रूमेंट के बारे में हम बात कर लेते हैं। पहला इंस्ट्रूमेंट जो है वो है माइक्रोस्कोप। अब माइक्रोस्कोप और टेलीस्कोप में क्या बताने का, सबने देखा है, हैंडल का है। माइक्रोस्कोप तो सबने लेबोरेटरी में देखा ही होगा, और टेलीस्कोप तो अगर नहीं भी देखा है तो फोटो वोटो देखा होगा, और कहीं आप लोग हिल स्टेशन में कहीं घूमने जाते हैं, वहाँ रहता है टेलीस्कोप, वहाँ पैसा वैसा दे के बोलते हैं चीज देखो दूर की जैसे, और अगर देखा भी हो तो ठीक है, नॉर्मल ही, बहुत उतना ही है, कुछ नहीं। तो देखिए ये आपका डायग्राम है, ये आपका अपर्चर है, ऑब्जेक्टिव है, दिस इज योर ऑब्जेक्टिव। अब देखिए दो ऑब्जेक्ट है, एक ओ लिखा है ऑब्जेक्ट और एक ओ डैश। ओ का लाइट ए बी, और ये उसका सेंट्रल, देखिए आई क्या मालूम है, जो ओ से लाइट हो रही है ना, ये ओ आई जो उसका सेंट्रल ब्राइट है, डिफ्रैक्शन का सेंट्रल ब्राइट, और यहां पे आपका ओ डैश है, ओ डैश दूसरा ऑब्जेक्ट, ये एरो दिखा देता हूं। तो ये जो आई डैश है वो ओ डैश का सेंट्रल ब्राइट है, डिफ्रैक्शन का सेंट्रल ब्राइट। सबसे पहला ये समझ लीजिए, ओ से जो लाइट आ रही है उसका जो आई पे मिला है वो डिफ्रैक्शन पैटर्न का सेंट्रल ब्राइट है। ओ डैश से जो लाइट लेंस से पास हुई है ऑब्जेक्टिव से, वो जो जाके मिली इधर, वो आपका डिफ्रैक्शन पैटर्न का सेंट्रल ब्राइट है, ब्लू कलर का, मतलब ब्लू कलर का सेंट्रल ब्राइट और ब्लैक कलर का सेंट्रल ब्राइट। अब ये सर्कल क्या है सर, वो मैं बताता हूँ। उसके पहले एक और चीज बता दूं, ये दोनों के बीच में जो सेपरेशन है, ये सेपरेशन ना बाय मिनिमम सेपरेशन, दैट इज स्मॉल ए, और ये दोनों ऑब्जेक्ट के बीच में जो एंगुलर है एंगल, दैट इज 2 अल्फा, एंगुलर सेपरेशन। नाउ व्हाट इज दिस सर्कल? अभी जो हमने डिफ्रैक्शन लास्ट वीडियो में पढ़ा था ना, वहां पे हमने स्लिट का पढ़ा था। अभी स्लिट क्या है? स्लिट एक पट्टी जैसा है, पट्टी, तो उसका जो डिफ्रैक्शन पैटर्न देखने को मिलता था वो पट्टी जैसे मिलता था, मतलब बैंड, उसको हम बैंड बोलते थे, ब्राइट बैंड या फ्रिंजेस, डार्क बैंड या फ्रिंजेस। लेकिन जब हम बात करते हैं ना माइक्रोस्कोप या टेलीस्कोप की, तो वहां पे पट्टी जैसा नहीं होता है, वहां पे डॉट जैसा होता है, क्योंकि वो ऑब्जेक्ट बहुत छोटा है। माइक्रोस्कोप से आप कौन सी चीज देखते हैं? छोटी छोटी चीज देखते हैं जो डॉट जैसी है, मतलब पॉइंट ऑब्जेक्ट से। तो जब कोई चीज पॉइंट ऑब्जेक्ट्स में होगी ना, पॉइंट ऑब्जेक्ट्स में, तो उसका जो डिफ्रैक्शन पैटर्न होगा वो पट्टी नहीं बनता। ये एबे एक साइंटिस्ट था, उसने देखा ही चीज, उसने देखा कि जो पॉइंट ऑब्जेक्ट्स है उसका डिफ्रैक्शन पैटर्न पट्टी फॉर्म में नहीं है, वो सर्कुलर रिंग्स के फॉर्म में है, सर्कुलर रिंग्स, जिसको उसने नाम दिया एरीज रिंग्स, एरीज रिंग्स। उसने बोला कि देखिए पहला आपको ब्राइट मिलेगा बीच का, ठीक है, ये बीच में ब्राइट है, उसके वहां फिर पहला डार्क, फिर ब्राइट, फिर डार्क, फिर ब्राइट, फिर डार्क, मतलब जो व्हाइट पोर्शन है वो ब्राइट है और जो डार्क पोर्शन है वो डार्क है, ब्लैक पोर्शन। तो बोलता है ऐसा डिफ्रैक्शन पैटर्न मिलेगा, पट्टी के फॉर्म में नहीं मिलेगा, पट्टी के फॉर्म में डिफ्रैक्शन नहीं मिलेगा, सर्कुलर फॉर्म में मिलेगा, जिसको एरीज रिंग्स कहा जाता है। वो डिस्क बनता है, उसको एरीज डिस्क बोलते हैं। ये किसने पढ़ा था? एबे ने पढ़ा था। तो हम जब इसका डिफ्रैक्शन दिखाएंगे तो हम सर्कुलर दिखाएंगे, क्योंकि डिफ्रैक्शन पैटर्न रिंग्स फॉर्मेशन हमारा। मगर रेले ने क्या बोला? भाई दो ही चीज का ध्यान रखना, सेंट्रल ब्राइट और दूसरे का फर्स्ट मिनिमम। मतलब कि एक ही सर्कल, कैसे सर? एक सर्कल जहां पे बीच में है सेंट्रल ब्राइट और ये जो गोल है ना वो फर्स्ट मिनिमम है, सेंट्रल ब्राइट और फर्स्ट मिनिमम, बस इसी में ध्यान रखना। आगे का सर्कुलर पोर्शन वो सेकेंड डार्क, थर्ड डार्क, उसमें अपने कोई इंटरेस्ट नहीं है, क्योंकि हमारा रिजोल्यूशन सिर्फ एक सेंट्रल और पहला वाला मिनिमम, उसी पे कॉन्सेंट्रेट करना है। तो देखिए ब्लैक वाला जो ओ से आया, मैंने उसका एक सर्कल बना दिया, जो कि एक सर्कल मतलब ये जो है ये आपका फर्स्ट मिनिमम बता रहा है, और ये सेंटर इधर जो है वो ब्राइट है, फर्स्ट सेंट्रल ब्राइट। वैसे मैंने ब्लू का बनाया सर्कल, ब्लू का यहाँ पे सेंट्रल ब्राइट है, ये जो ब्लू कलर है ना वो फर्स्ट मिनिमम है। और आप क्या देख रहे हैं? ब्लैक का जो सेंटर है वो ब्लू के फर्स्ट मिनिमम पे है, ब्लैक का जो सेंट्रल ब्राइट है वो ब्लू के फर्स्ट मिनिमम पे है,
और ब्लू का जो सेंटर है वो ब्लैक के फर्स्ट मिनिमम पे है, ब्लू का सेंटर ब्लैक के फर्स्ट मिनिमम पे हो गया ना सेटिस्फाई। यहाँ भी ऐसे दिखाई देखिए, ब्लैक इधर, ये ब्लैक और ये ब्लू, सेट हो गया। जैसे ये कंडीशन बना ना, मतलब आपको ये दो चीज अलग दिखेगी, रिजॉल्व, जस्ट रिजॉल्व हो गया, आपका दोनों चीज अच्छा दिखना शुरू हो जाएगा जैसे ये कंडीशन सेटिस्फाई होती है। अभी इसको हम मैथमेटिकली देखते हैं, मैथमेटिकली इसको कैसे एक्सप्रेस किया जाता है। तो इसमें जो पाथ डिफरेंस है ना, पाथ डिफरेंस दैट इज गिवन बाय O dash B माइनस O dash A, O dash B माइनस O dash A, क्योंकि एक साइड का ज्यादा है तो O dash B हम लोग समझते ज्यादा है देन O dash A, so O dash B is greater than O dash A. Now ये जो पाथ डिफरेंस है, दिस पाथ डिफरेंस इज गिवन एज 2A sin अल्फा। इसका डेरिवेशन आपको नहीं है इसलिए करने की जरूरत नहीं है, ये बहुत हायर लेवल का डेरिवेशन आपको नहीं है। कितना याद रखिए, 2A तो पता है आपको, डिस्टेंस ये है अल्फा, ये 2 अल्फा है, उसका आधा 2A sin अल्फा, ये पाथ डिफरेंस है, ठीक है। अब इसमें ये लोग ने इसको दो पार्ट में डिवाइड किया हुआ है, क्या, रिजॉल्विंग पावर पढ़ने में दो पार्ट, क्या, एक पार्ट में बोला है नॉन इल्यूमिनस, नॉन इल्यूमिनस, और इसमें एक में बोला है सेल्फ इल्यूमिनस। इसका क्या फर्क है? सेल्फ इल्यूमिनस मतलब जिसे खुद की लाइट हो, सन स्टार खुद की लाइट, और नॉन इल्यूमिनस मतलब खुद की लाइट नहीं, कहीं ऐसे एक्सटर्नल या रिफ्लेक्ट होके नॉन इल्यूमिनस। तो दो अलग अलग ऑब्जेक्ट के बारे में है, एक है नॉन इल्यूमिनस खुद की लाइट नहीं है, एक है सेल्फ इल्यूमिनस खुद की लाइट। तो उसके हिसाब से दोनों का फॉर्मूला में थोड़ा बदलाव है। अभी देखिए क्या है, नॉन इल्यूमिनस में 2A sin अल्फा जो होगा, 2A sin अल्फा पार्ट डिफरेंस विल बी इक्वल लैम्बडा, और लैम्बडा n से डिनोट करते हैं। व्हाट इज लैम्बडा n? सर लैम्बडा n मतलब क्या कि सपोज आपका ये जो अंदर अगर माइक्रोस्कोप आपने देखा होगा, अंदर पूरा वो ट्यूब होता है, अभी उस ट्यूब में कोई मटेरियल भरा है सपोज ट्रांसपेरेंट, जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स n है, तो उस समय लाइट अंदर की जो लाइट होगी या जो वेव होगा उसका वेवलेंथ लैम्बडा n होगा, क्योंकि वेवलेंथ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के हिसाब से चेंज होता है, तो आप जानते होंगे। और इसको अगर आपको एक्सप्रेस करना है इन टर्म्स ऑफ वेवलेंथ ऑफ लाइट इन लाइट, तो लैम्बडा अपॉन n लिख सकते हैं। तो a कितना हो जाएगा, a हो जाएगा लैम्बडा अपॉन 2n sin अल्फा, लैम्बडा अपॉन 2, ये n sin अल्फा को कहा जाता है न्यूमेरिकल एपर्चर। क्या कहा जाता है? na को कहा जाता है न्यूमेरिकल एपर्चर। यहाँ लिख देता हूँ। अभी देखिए छोटा सा लिखूंगा ना तो ठीक से नहीं दिखेगा, तो मतलब क्या हो जाएगा, नॉट रिजॉल्व हो जाएगा, ब्लर हो जाता है। तो ये है अभी इसका रिजॉल्विंग पावर आरपी। मैंने बताया था रिजॉल्विंग पावर क्या है, रेसिप्रोकल है, मतलब 1/a, उल्टा हो जाएगा 2 टाइम्स न्यूमेरिकल एपर्चर अपॉन लैम्बडा। दिस इज द फॉर्मूला फॉर रिजॉल्विंग पावर, किसका, for a simple microscope for two non-illuminous object। अब आप पूछ अच्छा भी सेल्फ इल्यूमिनस इसमें क्या फर्क है, कुछ ज्यादा फर्क नहीं, देखिए बताता हूँ ना। 2A sin अल्फा इज इक्वल लैम्बडा n इज इक्वल लैम्बडा, हाँ यहाँ सब यहाँ फर्क है, यहाँ पे सिर्फ लैम्बडा नहीं, यहाँ लिखा 1.22 लैम्बडा n, 1.22 लैम्बडा, 1.22 एक्स्ट्रा आता है सेल्फ इल्यूमिनस में। 1.22 कैसा आता है उसके बारे में जानने की जरूरत नहीं है, इसका अलग से डेरिवेशन है जो आपके लेवल पे नहीं है, ओके। तो ये एक्स्ट्रा फर्क हो जाएगा, तो a विल बी इक्वल टू 1.22 लैम्बडा अपॉन 2n sin अल्फा। तो यू कैन राइट 1.22 लैम्बडा अपॉन 2 इनटू न्यूमेरिकल एपर्चर। तो रिजॉल्विंग पावर इज 1/a which is 2 टाइम न्यूमेरिकल एपर्चर अपॉन 1.22 लैम्बडा। कई बार लोग बोलते हैं कट कर दो इसको, लिखो 0.6, वो लिख सकते हैं, लेकिन अब एक तरह से यार देखिए ना, बाद में कट तो करना ही है, न्यूमेरिकल में सॉल्व करेंगे तो कट करेंगे 2 1 जा और ये 0.61। तो ये दोनों फॉर्मूला थोड़ा सा है, 1.22 एक्स्ट्रा है। ये कब, सेल्फ इल्यूमिनस, खुद का लाइट, खुद का लाइट नहीं, तो 1.22 का से एक्स्ट्रा फर्क है। अब क्वेश्चन दूसरा क्या आता है, सर अगर मुझे रिजॉल्विंग पावर माइक्रोस्कोप और बढ़ानी है तो क्या करने का? सिंपल, अगर आपको रिजॉल्विंग पावर बढ़ानी है
तो डिनोमिनेटर को घटाओ या न्यूमरेटर को बढ़ाओ। जब डिनोमिनेटर घटेगा तो फ्रैक्शन का वैल्यू बढ़ेगा, और जब न्यूमरेटर बढ़ेगा तो भी फ्रैक्शन का वैल्यू बढ़ेगा। मतलब कि Na क्या है, Na है n sin अल्फा, मतलब n मतलब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बढ़ाओ। अगर आप रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो अंदर है, जो ट्यूब के अंदर है, उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बढ़ा दोगे तो रिजॉल्व पावर बढ़ जाएगा। तो तेल बोला जाता है, तेल यूज करने का, ऑयल एज अ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ऑयल से n बढ़ जाता है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बढ़ेगा तो रिजॉल्विंग पावर बढ़ जाता है और अच्छा दिखेगा, और छोटी छोटी चीजें और क्लियर दिखेंगी अगर तेल डाला तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बढ़ाने के लिए। दूसरा, लैम्बडा घटा दो। अब लैम्बडा घटा दो मतलब लाइट से घटाने का क्या, तो लोग यूवी लाइट भी यूज करते हैं, हम लोग नहीं, नॉर्मली लेबोरेटरी में यूवी लाइट, अल्ट्रावायलेट लाइट का जो वेवलेंथ है लाइट से कम है अपने विजिबल लाइट से, तो उससे रेजोल्यूशन पावर और बढ़ेगा। तो ये तरीका है रिजॉल्विंग पावर बढ़ाने का। और जैसे मैंने आपको कहा इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप तो है ही, जहाँ पे इलेक्ट्रॉन एज अ वेव नेचर, इलेक्ट्रॉन एक वेव है। कैन यू बिलीव द मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, जब इलेक्ट्रॉन मूव करता है तो उसमें वेव नेचर आता है। ये कहाँ पढ़ेंगे, ये हम चैप्टर नंबर 14 में पढ़ेंगे, डुअल नेचर में वहाँ बताएगा। तो ये प्रॉपर्टी यूज करके लोगों ने इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप बनाया, और उसी से तो रिजॉल्विंग पावर बढ़ गया माइक्रोस्कोप का। तो ये आपका है माइक्रोस्कोप। एंड द लास्ट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर, that is telescope. And telescope, we want to be more precise, this is astronomical. I hope you know astronomical. Astronomical, that is to see celestial objects. टेरेस्ट्रियल टेलीस्कोप भी होता है, वो तो 11 में था। आपको अगर ग्राउंड पे कुछ देखना, टेरेस्ट्रियल, वो जो वॉर के टाइम पुराने जमाने में लोग देखते थे, आ रहे हैं सिपाही लोग तो देखते थे, जिस टेरेस्ट्रियल है। और सेलेशियल को देखोगे तो हम लोग एस्ट्रोनॉमल की बात कर रहे हैं। तो जैसे कि मैंने कहा एस्ट्रोनॉमिकल, दूर से आ रही लाइट, तो ये लीनियर डिस्टेंस तो सेपरेशन होगा नहीं, एंगुलर सेपरेशन। तो दो सपोज प्लैनेट है या दो स्टार्स के बीच का एंगुलर सेपरेशन सपोज थीटा है ना। अभी थीटा है तो उसका जो पाथ डिफरेंस है, पाथ डिफरेंस इज इक्वल टू बी आई डैश माइनस ए आई डैश, विच इज इक्वल टू d into theta. Now what is d? d is this, ये जो इसका जो डायमीटर है ना अपर्चर का, that is d. इस अपर्चर या लेंस का जो डायमीटर है that is d. अब यहाँ पे दो कंडीशन लिया है, नॉन इल्यूमिनस एंड सेल्फ इल्यूमिनस, लेकिन टेलीस्कोप में ना वो लोगों ने एक ही कंडीशन लिया है, इल्यूमिनस। अब पता नहीं, मुझे ऐसा लगता है कि जैसे प्लैनेट्स को आप देख रहे हैं तो वहाँ तो सेल्फ इल्यूमिनस नहीं है, फिर भी ये लोगों ने कोई स्पेसिफाई नहीं किया है। शायद प्लैनेट्स को भी अज्यूम किया है कि वो सेल्फ इल्यूमिनस है, तो वहाँ पे फॉर्मूला एक ही बनता है। वो फॉर्मूला क्या बनता है, d इंटू थीटा इज इक्वल टू 1.22 लैम्बडा। और भी लैम्बडा है, लैम्बडा है नहीं है, क्योंकि यहाँ ये भी अजम्पशन है कि एयर में, देखो एयर, अभी जैसे यहाँ पे भी मैं आपको बताना चाहता हूँ कि अगर आपका सपोज एयर अंदर है, कोई और मीडियम नहीं है, तो n का वैल्यू क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। 1 हो जाएगा तो सिर्फ लैम्बडा बचेगा। तो यहाँ पे अज्यूम किया है कि एयर मीडियम ही है, कोई और मीडियम यूज नहीं हुआ है, नो अदर ट्रांसपेरेंट मीडियम, तो लैम्बडा n नहीं लिखा है, सिर्फ लैम्बडा लिया है। तो थीटा इसका लिमिट ऑफ रेजोल्यूशन है 1.22 लैम्बडा अपॉन d, और रिजॉल्विंग पावर का इसका रेसिप्रोकल है 1 बाय थीटा, दैट इज d अपॉन 1.22 लैम्बडा। और देखिए उधर, देख रहे हैं, ब्लू का डार्क और यहाँ सेंटर, ब्लैक का दूसरे प्लैनेट का डार्क और ये सेंटर। ब्लू का सेंटर ब्लैक के पहले मिनिमम पे है, और ब्लैक का सेंटर ब्लू के पहले मिनिमम पे है। जस्ट रिजॉल्व, इट इज जस्ट रिजॉल्व। ब्लू का सेंट्रल ब्राइट पहले वाले ब्लैक के मिनिमम पे, और ब्लैक का सेंट्रल ब्राइट ब्लू वाले के मिनिमम पे है। जब ये कंडीशन सेटिस्फाई हो जाती है, जस्ट रिजॉल्व, आपको दो स्टार्स अलग अलग दिखेंगे, दो प्लैनेट अलग अलग दिखेंगे, सेपरेट दिखेंगे, ब्लर होते हुए नहीं दिखेंगे। तो यहाँ पे हमारा चैप्टर खत्म हो गया। इजी चैप्टर लगा होगा आपको, ये टॉपिक भी इजी था, कुछ ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं था। अगर आपको रियलिस्ट का आइडिया अच्छे से समझ में आ गया तो इसमें एक आधी समय और कर लेते हैं, है कि नहीं? लेट्स डू दो सम्स। तो आपके सामने मैं दो सम लिया है, एक माइक्रोस्कोप का, एक टेलीस्कोप का। माइक्रोस्कोप का एक सॉल्व एग्जांपल लिया, अनसॉल्व है ही नहीं, और एक अनसॉल्व में टेलीस्कोप का है। माइक्रोस्कोप का फाइंड द मिनिमम डिस्टेंस, मतलब ए,
limit of resolution A between two objects which can be resolved by a microscope having a visual angle alpha 30 degree, lambda 500 नैनोमीटर। अभी A का फॉर्मूला पूछा है, रिजॉल्विंग पावर नहीं मुझे A पूछा है। अभी बोलेंगे आप सर दो फॉर्मूले, एक तो 1.22 वाला है, बिना 1.22 वाला है। अब पता नहीं टेक्सचुअल ने ये अज्यूम किया है कि अगर नहीं दिया है तो समझने का सेल्फ इल्यूमिनेंस है, तो 1.22 लेने का। तो यू कैन टेक 1.22 लैम्बडा अपॉन 2n sin अल्फा। इसमें भी फिर क्या किया है कि बोला अगर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स नहीं दिया तो उसको एयर समझो, एयर समझोगे तो मतलब n का वैल्यू 1 हो गया, 1.22 लैम्बडा अपॉन 2 sin अल्फा। अब वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दो, 1.22 लैम्बडा है नैनोमीटर है, नैनोमीटर को कैसे कन्वर्ट करते हैं 10⁻⁻⁹, तो 500 into 10⁻⁻⁹ अपॉन 2 into sin 30। तो sin 30 तो भाई हाफ होता है ना, तो इसको sin 30 हाफ 2 कट जाएगा, 5 to the 10 5 to the 11 6.1 into 10⁻⁷ मीटर। भाई इसी तरह sin 30 हाफ होता है भाई, 2 कट जाता है। टेलीस्कोप का देख लेते हैं। स्टार इज एमिटिंग लाइट एट अ वेवलेंथ लैम्बडा 5000 एंगस्ट्रॉम, 10⁻⁻10 करोगे तो 5 into 10⁻⁷ मीटर हो जाएगा। डिटरमाइन द लिमिट ऑफ रेजोल्यूशन, इसमें भी रिजॉल्विंग पावर नहीं पूछा है, लिमिट ऑफ रेजोल्यूशन पूछा है। और बोला ऑब्जेक्टिव का जो डायमीटर है 200 इंच है, इंच। क्या आप जानते हैं 1 इंच कितना सेंटीमीटर होता है? 1 इंच, 1 इंच होता है 2.54 सेंटीमीटर। सो दिस इज 200 into 2.54 सेंटीमीटर, सो 200 into 2.54 into 10⁻⁻² मीटर। And what is the formula for theta? 1.22 lambda by d, 1.22 lambda 5 into 10⁻⁻7 upon 200 into 2.54 into 10⁻²। अब इसको सॉल्व करना है कि नहीं? तो सॉल्व करेंगे तो आंसर आएगा 1.2 into 10⁻⁻7 रेडियन। चैप्टर हो गया। वेव ऑप्टिक्स लोगों को लगता है कि वेव ऑप्टिक्स डिफिकल्ट है, बिल्कुल डिफिकल्ट नहीं। अगर आप वापस ध्यान से मेरे सब वीडियो देखेंगे तो आपको हर कंसेप्ट अच्छे से समझ में, मैंने कंसेप्ट वाइज वीडियोस बनाए हैं, आप देख लीजिए वापस से। अगर रिवाइज करना हो तो आपको बड़ा इजी लगेगा, समझ भी कराया मैंने, तो आपका दोनों हो जाएगा, थियरी भी हो जाएगा एज वेल एज समझ हो जाएगा। जैसे कि मैंने कहा कि यहाँ से लोगों को डेवलपमेंट नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट हुआ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। अब लोग कई लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक्स से भी डरते हैं, वो वहाँ होता है ना गॉस लॉ, फिर कैपेसिटर्स और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी, पोटेंशियल, बहुत सारे वर्ड्स हैं जो कंफ्यूज कर देते हैं, मतलब वो ब्लर कर देते हैं हमारे समझ को। तो उसको मैं आपका ब्लर जो हो रहा है उसको रिजॉल्व करने की पूरी कोशिश करूँगा इलेक्ट्रोस्टैटिक्स चैप्टर के लिए, ठीक है। आई होप आपको आज का लेक्चर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, and thank you so much for watching this video.